क्या आपने कभी किसी लत के जाल में फंसे होने का अनुभव किया है, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो? लतें हमें घेर सकती हैं और हमारी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती हैं। आज मैं आपको स्टोइक विचारों से जुड़े कुछ पाठ सिखाना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने संघर्षों को पार करने में मदद की। हम उन व्यावहारिक रणनीतियों का पता लगाएंगे, जिन्हें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और जो स्टोइक दार्शनिकों के उद्धरणों से समर्थित हैं। मैं आपको अपने व्यक्तिगत उदाहरणों के माध्यम से यह समझाऊंगा कि ये पाठ कैसे आपके दैनिक जीवन में कारगर हो सकते हैं। शुरू करने से पहले, मैं आपको मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने और इस कंटेंट का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका समर्थन इस तरह के उपयोगी एपिसोड बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अंत तक बने रहें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पाठ छूट न जाए, क्योंकि उनमें से कोई एक आपके भाग्य को हमेशा के लिए बदलने की कुंजी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ईमानदारी की शक्ति। मुझे वह दिन स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने महसूस किया कि धूम्रपान मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था, घने धुएं से घिरा हुआ, जो मेरे मन की उलझन और अराजकता को दर्शा रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस स्थिति में कैसे पहुंचा और कैसे इतनी छोटी चीज मुझ पर इतना नियंत्रण पा सकती है। उसी क्षण मैंने ईमानदारी की शक्ति को समझा। यह स्वीकार करना कि मुझे एक लत है और वह मुझे बर्बाद कर रही है, स्वतंत्रता की राह पर पहला कदम था। यह कोई भी अन्य लत हो सकती थी, शराब, भोजन, जुआ, लेकिन मेरे लिए सिगरेटें वह मूक हत्यारा थीं, जो मेरी सेहत और मेरी जिंदगी को खत्म करने की धमकी दे रही थी। अपनी लत को पहचानना पहला महत्वपूर्ण कदम है। अपने आप से ईमानदार होना मतलब है कि समस्या को स्वीकार करना और यह समझना कि यह आपको बर्बाद कर सकती है। युवा होने पर मैंने सोचा कि मैं किसी तरह से अलग हूं, कि मुझे अन्य लोगों की तरह अंत नहीं होगा। मैंने माना कि लत मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई आधार नहीं था। मुझे अपनी मृत्युशीलता को स्वीकार करना पड़ा और समझना पड़ा कि अंततः मुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। ईमानदारी ने मुझे यह देखने में मदद की कि दो रास्ते हैं, या तो मैं छोड़ दूं या यह मुझे छोड़ देगा। और यह देखने के लिए आपको अपने आप से क्रूरता के साथ ईमानदार होना होगा। स्टोइक विचारों ने मुझे सिखाया कि नकारात्मक दृश्यावलोकन, नेगेटिव विजुअलाइजेशन, का अभ्यास कैसे करें। हर दिन मैं कुछ मिनट यह सोचने में बिताता कि यदि मैं अपनी लत के साथ जारी रहा तो इसके नकारात्मक परिणाम क्या होंगे। मैंने अंत देखा और मुझे पता था कि अगर मैंने इसे नहीं छोड़ा, तो अंततः यह मुझे छोड़ देगा। इस स्टोइक अभ्यास ने मुझे यह सिखाया कि मेरे पास जो है उसे और अधिक महत्व देना चाहिए और मेरे कार्यों के प्रभावों के प्रति सचेत रहना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना उस लत के आपका जीवन कैसा होगा जो आपको घेर रही है? यदि आप इसे छोड़ने का साहस दिखाते हैं, तो आपको कौन से सकारात्मक बदलावों का अनुभव हो सकता है? मुझे सेनिका का एक उद्धरण याद आया जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। जीने के सबसे बड़े बाधा है उम्मीद, जो कल पर टिकी रहती है और आज को खो देती है। इन शब्दों ने मुझे यह महसूस कराया कि मैं अपने जीवन में बदलाव करने का फैसला अधिक समय तक टाल नहीं सकता। मुझे अब कार्य करना था, क्योंकि हर खोया हुआ दिन एक बेकार अवसर था। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी, वह यह थी कि अपने आप से ईमानदारी ने मुझे बदलाव करने की ताकत दी। अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना एक परिवर्तनकारी अनुभव था। ईमानदारी लतों को हमेशा के लिए छोड़ने की नींव है। अपने आप से ईमानदार होना आपको आपकी स्थिति की वास्तविकता देखने, परिणामों को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। यह स्वतंत्रता और आत्मानुशासन की ओर पहला कदम है, और यद्यपि यह मार्ग कठिन हो सकता है, इनाम हर प्रयास के लायक है। 2. मोह का भ्रम तोड़ना।
अध्ययन और स्वयं को इस विषय पर जानकारी देने से मैंने महसूस किया कि लत केवल एक अस्थायी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करती, बल्कि अपनी भूख भी पैदा करती है। यह एक खतरनाक भ्रम है। हर बार जब मैंने अपनी लत के सामने घुटने टेक दिए, तो मुझे क्षणिक राहत मिली, लेकिन जल्द ही मुझे और अधिक की इच्छा होती। इस अंतहीन चक्र ने मुझे असंतोष की एक स्थिर स्थिति में फंसा दिया। मुझे पता था कि अगर मैंने इस भ्रम को नहीं तोड़ा, तो मैं फंसा रहूंगा, मेरी जिंदगी और मेरी सेहत खतरे में रहेगी। द जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में प्रकाशित एक अध्ययन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चीनी, तंबाकू या अन्य पदार्थों की लतें मस्तिष्क के इनाम सर्किट को कैसे बदलती हैं, जिससे एक निरंतर और बढ़ती हुई आवश्यकता पैदा होती है। इस जानकारी ने मुझे समस्या की गंभीरता का एहसास कराया। यह केवल इच्छा शक्ति की बात नहीं थी, बल्कि एक बायोकेमिकल चक्र था जिसे तोड़ना आवश्यक था। मुझे एक समकालीन दार्शनिक का एक उद्धरण याद आया जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। पहला सिद्धांत यह है कि आपको खुद को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, और आप खुद को बेवकूफ बनाने वाले सबसे आसान व्यक्ति हैं। इस वाक्य ने स्टोइक मूल्यों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित किया और मुझे अपने आप से अधिक ईमानदार होने के लिए प्रेरित किया। स्टोइक विचारधारा के अध्ययन के दौरान मैंने समझा कि मुझे लत के चक्र का सामना करना होगा। मैंने त्याग का दिन, डे ऑफ डेप्रिवेशन नामक एक अभ्यास खोजा जो मेरे लिए अनिवार्य बन गया। पूरी तरह से छोड़ने से पहले मैंने सप्ताह में एक दिन चुनकर अपनी लत से स्वेच्छा से वंचित रहना शुरू किया। शुरुआत में यह अविश्वसनीय रूप से कठिन था। मुझे अंदर से भारी विरोध का अनुभव हुआ, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इस पर काबू पाना होगा। न कोई पेय, न एक भी कश। इस अभ्यास ने मुझे न केवल मजबूत बनाया, बल्कि मुझे यह भी दिखाया कि मैं लत से अधिक मजबूत हूं, जिससे मुझे अंतिम निर्णय लेने के लिए और अधिक शक्ति मिली। सकारात्मक परिणाम जल्द ही दिखाई देने लगे। मैंने अपने आप को अधिक नियंत्रण में महसूस किया, अपनी इच्छाओं के गुलाम होने से कम। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी, वह यह थी कि लत के भ्रम को तोड़ना संभव है। यह केवल इच्छा शक्ति की बात नहीं है, बल्कि अपने आप से ईमानदारी और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। लत के भ्रम को तोड़कर आप अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और अधिक शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह किसी भी लत से मुक्ति की राह पर एक महत्वपूर्ण कदम है, और यद्यपि चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इनाम हर प्रयास के लायक है। मैं आपको इस अभ्यास को अपने जीवन में लागू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सप्ताह में एक दिन चुनें और स्वेच्छा से अपनी लत से वंचित रहें। मैं वादा करता हूं कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और वह आंतरिक शक्ति महसूस करने लगेंगे जिसे आप खो चुके थे। तीसरा, इच्छा के प्रतिविष के रूप में कृतज्ञता। मुझे वह अंधेरी रात स्पष्ट रूप से याद है जब मैं अपने लिविंग रूम में बैठा था, सिगरेट के धुएं के बादल से घिरा हुआ, और पास ही व्हिस्की की आधी खाली बोतल पड़ी थी। मैं अपने विचारों और लत में इतना डूबा हुआ था कि मुझे अपने सीने में उठती दर्द की लहर का शायद ही एहसास हुआ। अचानक यह दर्द असहनीय हो गया, एक तीखी पीड़ा जिसने मेरे गले को बंद कर दिया और मुझे सांस लेने में असमर्थ कर दिया। उस पल में मैंने वास्तविक और पंगु कर देने वाला डर महसूस किया। मैंने सोचा, क्या यही अंत है? क्या समय आ गया था कि मेरे निर्णयों के परिणामों का सामना करना पड़े? अगले दिन जब मैं जागा, तो मुझे अद्भुत रूप से आभारी महसूस हुआ, एक और दिन जीने का मौका मिलने के लिए आभारी। यह एक स्पष्टता का क्षण था जिसने मेरी दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। कृतज्ञता लत को छोड़ने की राह पर एक शक्तिशाली उपकरण है। आदतों को छोड़ना हमें जीवन का सही मूल्य समझने से रोक सकता है। स्टोइकिज्म ने मुझे प्रतिदिन रात्रि में आत्म-मूल्यांकन की महत्ता सिखाई। हर रात सोने से पहले मैं अपने दिन का आकलन करता था। विशेष रूप से अपनी आदतों के संबंध में मैंने खुद से पूछा कि मैंने क्या बेहतर कर सकता था और अगले दिन में सुधार कैसे ला सकता हूं।
यह अभ्यास शुरू में आसान नहीं था। कुछ दिन ऐसे थे जब अपनी गलतियों और कमजोरियों का सामना करना कठिन होता था। लेकिन समय के साथ यह अभ्यास मेरे लिए एक शक्ति और स्पष्टता का स्रोत बन गया। क्या आपने कभी यह सोचने का समय निकाला है कि आपके पास जो कुछ है वह कितना कीमती है? अगर आप उन चीजों को अधिक महत्व देने लगें जो आपके पास हैं और उन चीजों को कम जो आपके पास नहीं है, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? मुझे एपिक्टेटस का एक उद्धरण याद है जो मेरे साथ गहराई से जुड़ा। आपके साथ क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह महत्वपूर्ण है। इन शब्दों ने मुझे याद दिलाया कि हर दिन एक अवसर है सुधार करने का, आभारी होने का और उन चीजों को छोड़ने का जो हमें हानि पहुंचाती हैं। आभार को अपने जीवन में शामिल करने का परिणाम गहरा था। मैंने खुद को अधिक शांति, अधिक नियंत्रण और अधिक खुश महसूस करते हुए पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी वह यह थी कि आभार ने मुझे मेरी आदतों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति दी, न कि कुछ ऐसा जो मुझे आनंद देता है, बल्कि कुछ ऐसा जो मुझे पूरी तरह से जीने का अवसर चुराता है। आभार आदतों को छोड़ने में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवन को स्पष्टता से देखने और सही मायने में मूल्यवान चीजों की सराहना करने की शक्ति देता है। मैं आपको इस अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हर रात कुछ मिनट लें अपने दिन, अपनी क्रियाओं और विचारों पर विचार करने के लिए। खुद से पूछें कि आपने क्या बेहतर कर सकता था और कल में सुधार कैसे ला सकता है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। आप यह कर सकते हैं। चौथा, खुद को नियंत्रित करना। संयम एक मौलिक स्टोइक गुण है। छोटे और आसान पहलुओं में पहले आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना एक प्रभावी रणनीति है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत धूम्रपान है, तो पहले धीरे धीरे सिगरेट की संख्या कम करें। शुरू में यह बहुत कठिन हो सकता है। मुझे याद है कि जब मैंने अपने उपभोग को कम करने की कोशिश की थी, तो मैंने अंदरूनी प्रतिरोध महसूस किया था। कुंजी हर छोटे उपलब्धि का जश्न मनाना था, हर कदम आगे बढ़ने का। इन छोटी सफलताओं को पहचानना मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। पहले आप संयम के विचार के प्रति बड़ी प्रतिरोध का सामना करेंगे। यह मुश्किल और निराशाजनक होगा कि आप चिंता के सामने आत्मसमर्पण न करें। लेकिन समय और निरंतर अभ्यास के साथ आप इस कठिनाई को पार कर पाएंगे। चाहे यह कदम कितना भी छोटा हो, हर छोटे उपलब्धि को मनाना आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रेरणा देगा। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, संयम सबसे अच्छी गुण है क्योंकि यह आपके सीमाओं को जानने और उन्हें न पार करने में होता है। यह उद्धरण हमेशा मुझे अपनी सीमाओं को निर्धारित करने और उनका सम्मान करने के महत्व की याद दिलाता है। संयम आत्मानुशासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मौलिक है। बिना संयम के हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं के गुलाम होते हैं। लेकिन संयम का अभ्यास करके हम अपनी सीमाओं को निर्धारित और उनका सम्मान करना सीखते हैं, जिससे हमारी आवेगों का सामना करने की क्षमता मजबूत होती है और हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं। मैं आपको अपने जीवन में प्रगतिशील आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करता हूं। छोटे कदमों से शुरू करें, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं और आप देखेंगे कि संयम आपको वास्तव में मुक्त कैसे कर सकता है। 5. स्थिरता की शक्ति। यह वीडियो आपको व्यावहारिक उपकरण और प्रारंभिक प्रेरणा प्रदान करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी आपकी इच्छा शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। केवल आप ही इसे निर्देशित कर सकते हैं। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आप यहां और वहां अनुसंधान कर सकते हैं, लेकिन अंत में यह हमेशा आप ही होंगे जो खुद के खिलाफ होंगे। केंद्रीय समस्या स्थिरता और हमारे विचारों को निर्देशित करना है। आंतरिक संवाद मौलिक है, हालांकि हम स्वाभाविक रूप से नकारात्मक सोच की ओर झुकते हैं।
यह पैटर्न हमारी आदतों को छोड़ने के प्रयासों को और आत्मानुशासन प्राप्त करने के प्रयासों को विफल कर सकता है। मुझे अपने जीवन में एक विशिष्ट क्षण याद है जब मैं लगातार अपने नकारात्मक विचारों से जूझ रहा था। मैं अधिक खाने की आदत को छोड़ने के लिए लड़ रहा था। यह एक आंतरिक आवाज थी जो मुझे बता रही थी कि मैं यह नहीं कर सकता, कि यह बहुत कठिन था। यह हमेशा खुद के खिलाफ एक लगातार लड़ाई थी। एक बार मैंने लुईस हाय नामक दार्शनिक का एक उद्धरण पढ़ा जो मेरे लिए एक मंत्र बन गया, शक्ति का बिंदु हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। इस वाक्यांश ने मुझे याद दिलाया कि मेरे पास अपने आंतरिक संवाद को किसी भी समय बदलने की शक्ति है और यह परिवर्तन अभी से शुरू हो सकता है। मैंने इस विषय पर अधिक शोध करना शुरू किया और मुझे एक अध्ययन मिला जिसने मुझे गहराई से प्रभावित किया। नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार हमारे विचारों का 80% नकारात्मक होते हैं। इसने मुझे आंतरिक संवाद को नियंत्रित करने के महत्व और प्रासंगिकता का एहसास कराया। मैंने समझा कि अपनी आदतों को छोड़ने के लिए मुझे इन नकारात्मक विचारों से लगातार मुकाबला करने के लिए एक रणनीति की जरूरत थी। मैं आपके साथ एक ऐसा अभ्यास साझा करना चाहता हूं जिसने मेरी यात्रा में मेरी बहुत मदद की। यह सकारात्मक आत्मवार्ता के बारे में है। जब आपको अपनी आदत में फिर से फंसने की प्रलोभना महसूस हो, तो खुद से शांतिपूर्वक और तर्कसंगत ढंग से बात करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत ज्यादा खाना है, तो जब आपको कुछ ऐसा खाने की इच्छा हो जो आपको नहीं खाना चाहिए, तो रुकें और खुद को उन कारणों की याद दिलाएं कि आप उस भोजन से क्यों बच रहे हैं। कुछ ऐसा कहें, मैं स्वस्थ खाना चुन रहा हूं क्योंकि मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूं और ऊर्जा प्राप्त करना चाहता हूं। यह सकारात्मक आंतरिक संवाद आपके विचारों को पुनः निर्देशित करने और आपकी इच्छा को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी वह यह थी कि मैं अपने आंतरिक संवाद के माध्यम से अपनी वास्तविकता को बदल सकता था। इस अभ्यास में स्थिरता ने मुझे अपने नकारात्मक आवेगों को पार करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की अनुमति दी। स्थिरता आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए मौलिक है। यह केवल इच्छा शक्ति की बात नहीं है, बल्कि सकारात्मकता की दिशा में अपने विचारों को निर्देशित करने के लिए स्थिरता और दृढ़ संकल्प की बात है। यह आसान है कि हम निराश हो जाएं और हार मान लें, लेकिन धैर्य से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मैं आपको निराश न होने और धैर्यवान बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, यह जानकर कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। हर संघर्ष का दिन, हर प्रतिरोध का क्षण आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब लाता है। धैर्य से सब कुछ संभव है। याद रखें, स्वतंत्रता के रास्ते पर धैर्य आपका सबसे अच्छा साथी है। अपने आप को वर्तमान में स्थापित करें। माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें वर्तमान में उपस्थित होने की अनुमति देता है, हमारी इच्छाओं को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। एक पल के लिए सोचें कि आप एक तूफान के बीच में हैं। हवाएं तेज हैं, बारिश तेज है और ऐसा लगता है कि तूफान नहीं रुकेगा। इस अराजकता के बीच आपको एक शरण मिलती है, एक ऐसी जगह जहां आप सुरक्षित और शांत हो सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास ऐसा ही है। यह तूफान को रोक नहीं सकता, लेकिन यह आपको शांति और स्थिरता पाने में मदद करता है। एक बार जब मैं अपनी आदतों को छोड़ने के संघर्ष में था, तो मैं एक विशेष रूप से कठिन स्थिति में था। मैं एक पार्टी में था जहां लोग उन चीजों का आनंद ले रहे थे जिनसे मैं दूर रहना चाहता था। मुझे भी इसमें शामिल होने की तीव्र इच्छा हो रही थी और अपने प्रयासों को छोड़ने का मन हो रहा था। उस समय मुझे माइंडफुलनेस के अभ्यास का ध्यान आया। मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को वर्तमान में स्थिर किया। मैंने अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया, आसपास की आवाजों पर ध्यान दिया और अपने पैरों की जमीन पर महसूस की। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरी इच्छा कम होने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने झुके बिना
उस क्षण में उपस्थित रह सकता हूं। जॉन कबाटजिन, जो माइंडफुलनेस के क्षेत्र में एक समकालीन लेखक और अग्रणी हैं, ने कहा है, आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप सर्फ करना सीख सकते हैं। यह उद्धरण हमेशा मुझे याद दिलाता है कि हम उन इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते जिनका सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन हम उन्हें समझदारी और विवेक से संभाल सकते हैं। अध्ययनों ने दिखाया है कि नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास से इच्छाओं को काफी कम किया जा सकता है और आत्मनियंत्रण में सुधार हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार माइंडफुलनेस का अभ्यास मादक पदार्थों के उपयोग को कम करने और पुनः उत्पन्न होने से रोकने में प्रभावी हो सकता है। यह जानकर मुझे इस अभ्यास और इसके द्वारा मेरी मदद पर और भी विश्वास हुआ। अपने जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल करने के लिए किसी विशेष क्षण में माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू करें जब आपको प्रलोभन का सामना करना पड़े। उदाहरण के लिए, यदि आपकी लत जरूरत से ज्यादा खाने की है, तो जब आपको कुछ खाने की इच्छा हो जो आपको नहीं खाना चाहिए, तो रुकें और गहरी सांस लें। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, बिना जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें। प्रलोभन को पहचानें, लेकिन उसे स्वीकार न करें। इसके बजाय अपना ध्यान किसी सकारात्मक और स्वस्थ चीज पर केंद्रित करें। शुरुआत में माइंडफुलनेस बनाए रखना कठिन हो सकता है, खासकर जब प्रलोभन तीव्र हो। लेकिन समय और अभ्यास के साथ यह आसान हो जाता है। मुख्य बात यह है कि आप अपने आप पर धैर्य रखें और याद रखें कि माइंडफुलनेस का हर क्षण आपके लक्ष्य की ओर एक कदम है। माइंडफुलनेस के अभ्यास के परिणाम मेरे लिए परिवर्तनकारी थे। मैंने अपनी निर्णयों पर अधिक नियंत्रण महसूस करना शुरू किया और मेरी इच्छाओं की गुलामी कम होने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने यह सीखा कि किसी भी स्थिति में मैं शांति और स्थिरता पा सकता हूं। खुद को वर्तमान में स्थापित करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना आदतों को छोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें उपस्थित होने, अपनी इच्छाओं को पहचानने और उन्हें स्वीकार न करने का विकल्प चुनने की क्षमता देता है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। उन प्रलोभन के क्षणों को पहचानें, अपने ध्यान को वर्तमान में लाएं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। जीवन में दर्द एक तथ्य है, इससे बचा नहीं जा सकता। आप चोट खाते हैं और दर्द महसूस होता है। आप किसी को खो देते हैं और दर्द होता है। आप अपनी नौकरी खो देते हैं और दर्द होता है। यह प्रतिकूलता के प्रति मानव की सामान्य प्रतिक्रिया है। लेकिन पीड़ा क्या है? पीड़ा वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम बार बार उस दर्द को महसूस करते हैं, जिससे हमारा वर्तमान और अक्सर हमारा भविष्य भी प्रभावित होता है। जबकि दर्द अनिवार्य है, पीड़ा एक विकल्प है। मुझे एक समय याद है जब पीड़ा मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। मैंने शराब छोड़ने का निर्णय लिया था और उस प्रक्रिया के दौरान हर बार जब मैं असफल हुआ तो मुझे गहरा दर्द महसूस हुआ। लेकिन वास्तव में मुझे जो नष्ट कर रहा था वह तत्काल दर्द नहीं था, बल्कि उसके बाद होने वाली लगातार मानसिक यातना थी। मैंने खुद को बार बार मानसिक रूप से दंडित किया, दोषी ठहराया और असफलता का अनुभव किया। मैंने खुद से पूछा, मैं इस चक्र में क्यों फंसा हूं? मैं क्यों नहीं रुक सकता? तंत्रिका विज्ञान इस बिंदु को स्पष्ट करता है। हार्वर्ड की न्यूरोएनाटॉमिस्ट डॉक्टर जिल बोल्टी टेलर के अनुसार, जब हम किसी भावनात्मक उत्तेजना का सामना करते हैं तो हमें अपने शरीर को उस घटना को संसाधित करने और संतुलन में लौटने के लिए 90 सेकंड का समय चाहिए। यदि दर्द 90 सेकंड से अधिक समय तक रहता है तो इसका कारण यह है कि हमने उस दर्द को बनाए रखने का विकल्प चुना है। हर बार जब हम उस घटना को याद करते हैं तो हम उस भावना को फिर से सक्रिय कर रहे होते हैं। यह एहसास होने पर मैंने इस आत्मप्रेरित पीड़ा के चक्र को तोड़ने का निर्णय लिया। इस चक्र को तोड़ने का मुख्य तरीका है अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का सचेतन अवलोकन। इस प्रक्रिया को जानने के बाद मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा।
अब मैं उस दर्द को बढ़ावा देने के बजाय उसे 90 सेकंड तक रहने देता और फिर उससे आगे बढ़ने का निर्णय करता। मैंने समझा कि मेरे पास अनावश्यक पीड़ा से खुद को मुक्त करने की शक्ति है। सेनिका ने कहा, जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति पीड़ा में है, तो वास्तव में हम यह कहते हैं कि वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक पीड़ा में है। ये शब्द मेरे लिए गहरे अर्थ रखते थे और मुझे यह समझने में मदद मिली कि मेरा दर्द मेरे ही विचारों का परिणाम है। किसी भी क्षण मैं इस स्थिति को बदलने की शक्ति रखता हूं। इस सचेतन अवलोकन के अभ्यास से मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा। मैंने महसूस किया कि मैं अनावश्यक पीड़ा से खुद को मुक्त कर सकता हूं। दर्द को पहचानें, लेकिन उसे पकड़ कर न रखें। अपनी भावनाओं का अवलोकन करें बिना उन्हें जज किए और उन्हें जाने दें। एक पूर्ण और नशामुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाने के लिए मैं आपको स्टोइक बनने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। स्टोइक होना केवल आत्मनियंत्रण और कठोरता नहीं है, बल्कि यह अपने प्रति करुणा में होना भी है। स्टोइक होना हमें सहनशीलता और आत्मसंयम का मार्ग दिखाता है। इसका मतलब है कि हमें खुद का सबसे अच्छा मित्र और सबसे बड़ा सहायक बनना है। मेरे संघर्ष के दौरान मैंने सीखा कि स्टोइक होना केवल प्रलोभनों का सामना करना नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों को समझना, अपनी असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना भी है। स्टोइक होने का मतलब है कि मैं अपने सबसे बड़े आलोचक के बजाय अपने सबसे बड़े सहयोगी बनूं। अगर आपने इसे यहां तक पढ़ लिया है, तो कमेंट में लिखें, मेरी इच्छाशक्ति मेरी शक्ति है, ताकि मैं जान सकूं कि इस मूल्यवान पाठ को अंत तक पढ़ने वाले विजेता कौन हैं। मैं आपकी कहानियों को सुनना पसंद करूंगा। कमेंट में साझा करें कि कैसे स्टोइक होने ने आपको अपने संघर्षों का सामना करने और अपनी आदतों को छोड़ने में मदद की। आपका अनुभव दूसरों को प्रेरित कर सकता है और एक सहायक और विकासशील समुदाय का निर्माण कर सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें ताकि आप नए एपिसोड्स को मिस न करें। आपके समर्थन से ही मैं इस प्रकार की सामग्री बना सकता हूं जो आपकी व्यक्तिगत विकास यात्रा में सहायक हो।